हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्लास 8 के लिए है, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड, टॉपिक्स सारे सेम होते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई हो रही है तो आईसीएसई वालों को लगेगा हमारे काम करनी है, या आईसीएसई की पढ़ाई होगी तो सीबीएसई को लगेगा हमारे काम करनी है, या यूपी बोर्ड को लगेगा हमारे काम करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपिक एक ही होता है, मैथ्स एक ही होती है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही होते हैं, आइडेंटिटीज़ एक होती हैं, फार्मूलाज सेम होते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। बस हल्का पुल्का अंतर होता है कि कुछ टॉपिक्स क्लास में जल्दी आ जाते हैं, किसी बोर्ड में किसी में बाद में आते हैं, बस इतना अंतर होता है। लेकिन अगर आपके भी बोर्ड में, आपकी किसी भी क्लास, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपके टॉपिक्स में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक टॉपिक आ चुका है जहाँ पर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना आप सीख रहे हो, तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा, चाहे आप कोई भी बोर्ड में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये एनसीईआरटी बुक का लिया है, चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पर ना आपको दो एक्सप्रेशंस दिख रहे होंगे, आपको क्या करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन मुझे लगा कि सारे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मोनोमियल बायनोमियल कैसे देखते हैं, सारे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस वो हम सीख चुके हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि और आपको लाइक या अनलाइक टर्म समझना है, या आपको कोई और एक्सरसाइज का किसी दूसरी बुक, ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी का ही हो, किसी भी दूसरी बुक से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें आपको क्या करना है। देखिए एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। उसमें से मैं ये सी पार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही जो एक्सप्रेशन है सबसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन हैं, यही थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। और अगर आपने ये सीख लिया तो आप ए और बी पार्ट अपने आप आराम से कर ही लोगे। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप हर चीज़ सीख कर पाओ, तो वो सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं पूरी कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपसे बोला हुआ है सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3p³ प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम, मतलब इतना बड़ा ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किस में से करेंगे वो आगे लिखा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² माइनस 5p²q। ये जो एक्सप्रेशन है, इस दूसरे वाले एक्सप्रेशन में से मुझे फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है। देखिए यहीं पर आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, चाहे किसी भी टाइप के नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करें या एक्सप्रेशंस का सब्ट्रैक्शन करें, जब इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको हम अपने सोल्यूशन में आगे लिखेंगे, और जो फ्रॉम के से पहले लिखा हुआ है वो पीछे जाएगा और वो माइनस होगा। जो पहले लिखा है उसको माइनस करना है और जो बाद में लिखा है वो माइनस करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी क्या हो सकता है ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि जो पहला एक्सप्रेशन है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे वाले को पीछे लिख देंगे और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, जहाँ पर सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है क्या हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आना है और जो फ्रॉम से पहले लिखा है वो पीछे जाना है, और बीच में माइनस का साइन तो लगेगा ही। और क्योंकि एक्सप्रेशन में इतनी सारी टर्म्स हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैं ना दोनों, तो फिर इसकी वजह से ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तभी तो फिर सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर जो साइन होंगे वो ऑपोजिट होंगे माइनस के साइन की वजह से, है ना। तो इसको करके देख लेते हैं। जब भी आपको बस ये ज़रूर ध्यान रखते हैं, जब एडिशन लिखा होगा, कोई नंबर्स ऐड करने, एक्सप्रेशंस ऐड करने, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जैसे जैसे लिखे हैं बस बीच में प्लस का साइन लगा लो और ऐड कर लो, उसमें तो कहीं कोई चेंज आना ही नहीं है ना। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है तो ये ध्यान रखना है कि जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन है वो पहले आएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, मैं इसे पहले लिखूँगी। अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ये आपका एक्सप्रेशन है दूसरा वाला, उसको लिख लिया पहले। हमसे बोला है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है किसको, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को। अब देखिए जो पहले मैंने लिख लिया एक्सप्रेशन, उसमें मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, पर जो अब मैं पीछे एक्सप्रेशन जिसको लिखूंगी उसमें मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि माइनस साइन उस एक्सप्रेशन से पहले आ रहा है। जो पहले बार में लिख लिया उसके आगे तो कोई साइन नहीं आ रहा है,
तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, अगर ऐड कर रहे होते तो ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं, ऐसे में एक्सप्रेशन के आगे आपको ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखना ही ज़रूरी है। तो ये है 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, और ये एक्सप्रेशन ख़त्म, ब्रैकेट बंद। क्लियर है यहाँ तक? ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया सोल्यूशन का। अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं कि अगर हमें कुछ भी सॉल्व करना हो तो ब्रैकेट ओपन करना होता है। अब आप सोचोगे जब ओपन ही करना था तो ब्रैकेट में लगाया क्यों, क्लोज किया क्यों? तो देख लीजिए भाई, इस माइनस साइन की वजह से। अगर ये माइनस साइन यहाँ ना आता तो हम ब्रैकेट लगाते भी नहीं और ना खोलने का झंझट होता, लेकिन माइनस आया है तो सारी की सारी टर्म्स के अब जो साइन है ना वो ऑपोजिट होंगे, इसीलिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। क्योंकि अब माइनस जब अंदर जाएगा ना, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो ये सबके सब माइनस होंगे, और जब सबके सब माइनस होंगे तो सब में माइनस के साइन का मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से सबके साइन उल्टे हो जाएंगे। वो जैसे भी साइन वाले हैं उसका ऑपोजिट साइन उनमें लगेगा। देखते हैं कैसे। देखिए फिर से ये वाली जो टर्म है इसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² माइनस, अब हमने ये माइनस साइन लगाया। अब देखिए ये जो 4p² है ये अभी कैसा है, पॉजिटिव, इसके आगे कोई साइन नहीं है। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस साइन इसके लिए हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद देखा ये जो माइनस 3pq है ये पहले ही माइनस है, फिर से अंदर बाहर से एक माइनस जो ब्रैकेट के अंदर आएगा तो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3pq। इसके बाद देखा ये 5pq² जो है वो पॉजिटिव है, ये माइनस का साइन जब इसके पास आएगा तो इसको नेगेटिव बना देगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5pq²। उसके बाद देखिए 8p अगेन दिस इज नेगेटिव, फिर इस नेगेटिव को ये नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 8p, और ये 7q फिर माइनस हो जाएगा, और ये 10 फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखिए दोनों एक्सप्रेशंस को अब एक साथ लिख लिया बिना किसी ब्रैकेट के। अब हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सीधा मतलब क्या है, हमें लाइक टर्म्स ढूंढनी है, लाइक टर्म्स जिनके जो वेरिएबल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो विद पावर भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है ना 18 है, यानी कि एक सिंगल नंबर है, कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट ढूंढते हैं अपने पूरे के पूरे इसमें एक्सप्रेशन में। तो एक कांस्टेंट 10 मिल गया हमको, बस एक 18 है और एक 10 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। लाइक टर्म्स ऐड हो रही हैं तो कांस्टेंट भी तो लाइक टर्म्स होते हैं, तो ये ऐड हो गए। जिनको भी हम लेते जाएंगे ना उनके नीचे अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। 18 और 10 देखिए दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो ये कांस्टेंट टर्म तो 28 बन गई। अब देखते हैं p वाला, देखिए इसमें माइनस 3p है तो इसका वेरिएबल p है। p वाला और कौन सी टर्म है ये देख लेते हैं। देखिए इसमें q है, इसमें pq है, इसमें pq² है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ कोई नहीं, ये आ गया p। 8p यहाँ पर है p, ये माइनस 3p है, ये प्लस 8p है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, साइन किसका लगता है, जो बड़ा है। 8 इज ग्रेटर, इसका मतलब क्या होगा, प्लस का साइन आएगा, और 8p में से 3p माइनस हो जाएगा तो 5p बच जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम तीसरा वाला देखते हैं अपना टर्म, इसमें क्या है, q। अब q वाली एक और टर्म ढूंढते हैं। देखिए हम पहले ही देख कर आ गए थे तो q हमें यहीं पे दिख गया था पहले ही। ये माइनस 11q माइनस 7q, यहाँ पर आपने देखा दोनों ही q वाले जो टर्म्स हैं वो दोनों ही नेगेटिव हैं। इफ बोथ आर नेगेटिव मीन्स द नंबर्स विल बी एडेड बट द साइन विल बी नेगेटिव, तो ये माइनस का ही साइन लगेगा यहाँ पर, और 11 और 7 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18q हो जाएगा यहाँ पर आपका। ये क्लियर हुआ? इसके बाद देखते हैं, अब है वेरिएबल्स pq एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो ऐसी टर्म देखनी है। हमने देखा इसमें देखा pq भी है लेकिन q के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये एग्जैक्टली इसके जैसा नहीं है। यहाँ पर q सिंगल है, यहाँ पर q स्क्वायर है, तो ये नहीं माना जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर p²q है, ये भी लाइक टर्म नहीं है उसकी, ये भी नहीं है, ये मिल गया। देखिए ये रहा pq, एक pq यहाँ है, एक pq यहाँ है। देखिए ये वाला pq है 5pq, ये है 3pq, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ऐड होकर हो गए प्लस
पी क्यू। इसके बाद हमने देखा पी क्यू स्क्वायर, मतलब पी अकेला है और क्यू के ऊपर स्क्वायर है, ऐसी वाली टर्म ढूंढनी है जिसमें क्यू के ऊपर स्क्वायर हो और पी के ऊपर कुछ ना हो। यहाँ पर देखा पी के ऊपर स्क्वायर है, क्यू सिंगल है, तो ये नहीं है इसका, ये भी इसका नहीं है, ये है इसका। देखिए इसमें पी सिंगल है, क्यू के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी पी सिंगल है, क्यू के ऊपर स्क्वायर है। पी क्यू स्क्वायर, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं और दोनों के ही साइन कैसे हैं, नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, मतलब माइनस का ही साइन रहेगा और 2 और 5 ऐड होकर 7 बन जाएंगे और ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या बचा यहाँ पर, अब बचा पी स्क्वायर क्यू और एक ये रहा पी स्क्वायर क्यू। यहाँ पर आपने देखा 5 पी स्क्वायर क्यू है, ये -4 पी स्क्वायर क्यू है। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, माइनस होगा। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, और बड़ा नंबर कौन है, 5, यानी कि प्लस का साइन लगेगा और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे पी स्क्वायर क्यू। अब देखिए अब कोई टर्म बची है क्या, नहीं, सबके नीचे अंडरलाइन हो चुका है, मतलब सारे की सारी टर्म्स यूज़ हो चुकी है। हम इसीलिए इनको अंडरलाइन करते हैं ताकि कोई टर्म हमसे कहीं छूट ना जाए या फिर 2 बार यूज़ ना हो जाए, इसीलिए अंडरलाइन करते गए। और फिर हमने लास्ट में जब इनको भी कर दिया तो देखा अब किसी भी टर्म के ऐसा कोई टर्म नहीं बची जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, मतलब हम सबको यूज़ करके अपना आंसर निकाल चुके हैं। हमने जो आंसर निकाला है उसमें देख लेते हैं कोई भी लाइक टर्म है क्या, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम अपने एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से ऐड करना भी बहुत इजी होता है। एडिशन में तो आपको यहाँ बीच में प्लस का साइन लगाना होगा, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है और उनके तो साइन चेंज भी नहीं होते हैं, वहाँ तो आप डायरेक्ट अपना लाइक और अनलाइक टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। पर जब माइनस करने की बात आती है, सब्ट्रैक्ट करने की बात आती है, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, उससे पहले माइनस लगाना है और उस माइनस साइन की वजह से सभी टर्म्स के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे और उसके बाद फिर लाइक टर्म्स को ढूंढ कर हम सॉल्व करते हैं। इससे भी सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जब सब्ट्रैक्ट एक एक्सप्रेशन लिखा है, फिर फ्रॉम करके एक एक्सप्रेशन लिखा है, तो जो फ्रॉम के बाद लिखा है वो पहले आएगा और जो फ्रॉम से पहले लिखा है वो बाद में आएगा। प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, जो बाद में है वो पहले आ जाएगा और जो पहले है वो बाद में आ जाएगा, उसके बाद ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो थम्स अप कर देना, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो बता देना कि मैम फिर से समझा दो, या अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लेना। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।